नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। आमने सामने में आज हमारे सामने मुखातिब हैं डॉक्टर नीरा यादव। नीरा यादव के बारे में आप जानते हैं, वो झारखंड की शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं और अभी भाजपा की कद्दावर विधायक हैं। कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से वो चुनकर आती हैं। आज हम उनसे इस कार्यक्रम के जरिए उनके जो जीवन और उनकी राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। नीरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अमन जी। और कार्यक्रम की शुरुआत हम इससे करना चाहते हैं कि आपको लोग जानते हैं कि आप शिक्षा मंत्री रहीं, कई आपने फैसले लिए, उस वजह से एक विधायक के तौर पे आपको जानते हैं जो कोडरमा की मुखर आवाज़ है विधानसभा में। लेकिन इससे पहले आपकी क्या यात्रा रही? निजी यात्रा जो है वो कहाँ से शुरू हुई और कैसे कैसे राजनीति में आना हुआ? देखिए, हमें बचपन से ही सेवा करने की एक गुण कहिए या क्षमता वो थी और लगातार सेवा भावना से हम आगे बढ़ते थे। हमारी शादी कोडरमा में हुई। वहाँ पर हमने देखा कि हम उस समय पीजी कर रहे थे और वहाँ बच्चियाँ मैट्रिक अगर कर लेती थी तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। तो हमारे मन में एक भावना आई कि क्यों ना यहाँ पर हम बच्चियों के बीच में शिक्षा को आगे ले जाए। और लगातार हमने 16-18 वर्ष तक निःशुल्क उनको सेवा देने का काम किया। जो गरीब बच्चियाँ थी उनके लिए चंदा इकट्ठा करना, 15 अगस्त को उनको सम्मानित करना, मेधावी बच्चियाँ हैं और जो गरीब हैं तो उनको मदद करना, ऐसे हमारा एक सिलसिला चलता रहा। तो आप जानते हैं कि ससुराल में काफ़ी परेशानियां होती हैं, लेकिन फिर भी हमने इस कार्य को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया। और साथ ही साथ हमारे मन में बस एक ही भावना थी कि हमें अगर कुछ मिला है तो हम लोगों को देने का काम करें। और आज हम आपको बताते हैं कि आज हमारे कोडरमा में एजुकेशन हब बन चुका है। वहाँ पर बच्चियों का इंटर में टॉप में आना, अभी पूरे झारखंड में कोडरमा अच्छे स्तर पे आ गया है। अभी तो आपने देखा कि माननीय राष्ट्रपति जी से भी सम्मानित किया गया कोडरमा को। फिर हमारे यहाँ के हॉस्पिटल को भी माननीय विधायक नारायण दास जी ने भी सराहा। मतलब सदन के अंदर भी और बाहर भी लोग अब नाम ले रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था हुई जिसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ा। मतलब आपकी जो यात्रा ये है, ये शिक्षा मतलब शादी जो है रांची की आप रहने वाली हैं? शादी हाँ, रांची में के है जी। आप कोडरमा में शादी और शिक्षा के क्षेत्र से ही आपका राजनीति में प्रवेश हुआ? बिल्कुल बिल्कुल जी। हमारी शादी 1 मई 1995 को हुई। अच्छा जी। और 12 दिसंबर 1996 को हम ज्वाइन करते हैं एक वहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेज था उसमें। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी बच्ची बहुत छोटी सी 6-7 महीने की मात्र थी और उस बच्ची को छोड़ करके हम लोगों के लिए सेवा देने के लिए जाते थे। तो बहुत कुछ सुनना पड़ता था कि इतनी छोटी सी बच्ची है, इसको छोड़ करके जाना, पता नहीं क्या शौक़ है। लेकिन हमारे हस्बैंड का हमेशा सपोर्ट मिला, ससुराल वालों का भी सपोर्ट मिलता था, जिसके कारण हम आगे बढ़े। और मन में एक यही हमारे मन में ख्याल आता था कि हम समाज के लिए अगर कुछ भी कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और हमारे मन में एक सेवा भावना थी जिसके तहत यहाँ तक पहुँची। और उस कार्य को देख करके 16-18 साल कोई भी व्यक्ति जब कार्य करता है, वो भी निःशुल्क, तो जनता के बीच एक अलग असर पड़ता है। और उसी को देख करके जनता ने हमें राजनीति में लाने का काम किया। और पहली बार आप देखे होंगे कि जो पंचायत का चुनाव हुआ जी, तो उसमें महिला, हमारे ब्लॉक में महिला को आरक्षण दिया गया, उसमें ओबीसी महिला का नाम आया। तो लोगों ने हमें आगे बढ़ाने का काम किया। और पहली बार में ही हम राजनीति, तो हम कुछ जानते नहीं थे, ABCD भी पता नहीं था, ना तो हमारा मैके में ना ससुराल में कोई राजनीति से संबंध रखता है। परंतु लोगों ने इतना हमें आशीर्वाद दिया कि पहली बार में ही हमें बहुत अच्छी जीत हासिल हुई और हम जिला परिषद के उपाध्यक्ष बने। और उसके बाद फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी टिकट दी, जिसमें आज़ादी के बाद कभी भी कोडरमा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं हुआ करता था। सांसद होते थे परंतु विधायक वहाँ से कभी नहीं चुन करके आए। लेकिन पहली बार पार्टी ने हम पे भरोसा किया और वहाँ से कमल का फूल खिला। और फिर लगातार आप देखें कि 19 में भी
कमल का फूल खिला और हम दूसरी बार लेकिन विधायक कभी बने। ऐसा डर नहीं लगा, क्योंकि आपकी जो प्रतिद्वंदी थी वो काफ़ी मजबूत मानी जाती थी, अन्नपूर्णा देवी, अभी तो भाजपा में ही हैं और केंद्र में वो मंत्री हैं, लेकिन उस समय वो आरजेडी में थी और कहा जाता था आरजेडी का एक बार बढ़िया वहाँ पे जनाधार था। तो आप ऐसा नहीं लगा कि भाई हम लड़ेंगे क्या होगा, इस टाइप की कोई चिंता नहीं थी, या क्या मतलब पसोपेश में कुछ तो होंगी उस समय? देखिए अमन जी, क्या है कि लोग बहुत सारी उम्मीदें पाल लेते हैं तो उनको रिजल्ट से डर लगता है। जी और पता नहीं हम किस मिट्टी के बने हुए हैं, कभी हमें किसी से डर ही नहीं लगा। हम बस अपना काम को ध्यान देते हैं, हमें कुछ करना है बस उसकी ओर ध्यान देते हैं। फल की इच्छा तो हम करते नहीं, हम फल के लिए ऊपर वाले को छोड़ देते हैं। कान्हा जी की जो इच्छा वो जाने, हमारा काम है कर्म करना, फल की चिंता उन पे छोड़ देते हैं। और हम आत्मविश्वास से कार्य करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे एक कलम से या हमारे बातों से अगर किसी का भला हो जाए तो हम उसे पीछे नहीं हटते हैं। और लगातार हमने यही किया और जनता ने उसको स्वीकारा जी, और आपको जीत मिली। बिल्कुल। 19 में भी लोग शक जता रहे थे कि क्योंकि थोड़ा विरोध की लहर थी कि क्या नीरा यादव वापस आएंगी कि नहीं, आप वापस आए, कोई अनुभव मतलब कुछ यादें हों? देखिए 2015 में तो पहली बार चुनाव था विधायक का, तो वो एक हमारे लिए पहला ही था अनुभव। उसके पहले पंचायत चुनाव में हम जीते थे, लेकिन 2019 में कुछ अलग सिचुएशन देखने को मिल रहा था। पूरे झारखंड में विरोध का लहर था, जबकि विकास के कार्य बहुत हुए थे, लेकिन कई कारण होते हैं राजनीति में, तो कई कारणों से बहुत विरोध चल रहा था पूरे झारखंड में। और कोडरमा की स्थिति तो बिल्कुल ही बहुत गड़बड़ थी। तो 2019 में लोगों को ऐसा लग रहा था कि कोडरमा इस बार हम लोग हार रहे हैं। हमारे कान तक भी आया बात, लोगों ने कहा कि हम तो कोडरमा हार रहे हैं। हमें पूछा गया चुनाव के पहले ही, जो सर्वे कराते हैं लोग, सर्वे कर बिल्कुल रिजल्ट लेकर हमें कहा गया कि आप चौथे पांचवें नंबर पे हैं, ऐसा रिपोर्ट आ रहा है। जी। हमने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई चौथे पांचवें नंबर पे आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें ये बताइए कि दूसरे नंबर पे कौन आ रहे हैं। तो लोग थोड़ा हमें लगा, लोगों को लगा कि पता नहीं है ऐसा बोल रही है। तो हमारा आत्मविश्वास था कि हम रिजल्ट ले करके आएंगे, जीतेंगे ही। तो हमने भाजपा ऑफिस में डायरेक्ट कह के आए कि हम आपको रिजल्ट देंगे, बस आप इतना विश्वास रखिए। कितने वोट से देंगे ये तो हमको पता नहीं, लेकिन हम निश्चित रूप से कोडरमा जीत करके आपके झोली में एक कमल का फूल देने का काम जरूर करेंगे, इतना हम पर विश्वास रखिए। तो लोग हंसे थे थोड़ा, लेकिन फिर भी जिस दिन रिजल्ट था उस दिन हम सुबह गए काउंटिंग हॉल में। जी जी। और हम अकेली कैंडिडेट थे जो कि वहीं पर, जब तक हमने सर्टिफिकेट ग्रहण नहीं किया, रात के 10 बजे तक हम वहीं पर कंटिन्यू बने रहे। तो लोग देख करके भी घबरा रहे थे कि पता नहीं ये कितना उतार चढ़ाव बीच में हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारे चेहरे पे कभी भी कोई शिकन नहीं थी। हम यही सोच रखे थे कि जो ऊपर वाले का मर्जी होगा, जो उनका प्रसाद मिलेगा हम स्वतः ग्रहण करेंगे। और हमारे मन में बस सेवा करने की भावना, बहुत उम्मीद करके हम नहीं आते हैं, और आज भी इसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और सच्चाई है कि अगर हम उम्मीद नहीं पालेंगे तो हमें कष्ट भी नहीं होता। ईश्वर का आशीर्वाद भी रहा है लगातार आप पे कि आप पहली बार जिला परिषद में चुनी गई, फिर विधायक बनी, पहली बार मंत्री बनी, और फिर दूसरी बार भी तमाम जो है मतलब सवालिया निशानों के बाद भी आप जीत दर्ज की। क्या महिलाओं को जो एक बात होती है कि महिलाओं को बार बार साबित करना पड़ता है, तो क्या आपके साथ ऐसा अनुभव है? मतलब आपको लगता है कि ये बात सही बोला जाता है कि राजनीति हो या कहीं और हो, हर बार जो है महिलाओं को परीक्षा देनी पड़ती है और जीतना पड़ता है, ऐसा कोई अनुभव है क्या? माँ सीता भी अग्नि परीक्षा दी थी जी, तो हम परीक्षा देने में क्यों पीछे हटे? बस हम तो हर एक महिलाओं को यही कहना चाहेंगे कि अपने अच्छे आचरण से हमारी जो शालीनता है जी, एक हमारा श्रृंगार, उसके साथ हम आगे बढ़े
आत्मविश्वास लेकर के हम आगे बढ़े। और कभी भी, चूँकि महिला बहुत बड़ी कमज़ोर भी होती हैं, तो कभी अपने कार्य में सफलता पाने के लिए कोई गलत सहारा ना ले। जी। आप अपनी सच्चाई, ईमानदारी, शालीनता के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऊपर वाले भी आपको साथ देंगे। जी। और जहाँ आप डगमगा गए और आप थोड़ा सा भी लूज़ हुए तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हम महिलाओं से भी कहना चाहेंगे कि अपने हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ें। सही। शिक्षा मंत्री के रूप में आपने काफ़ी काम किया था। आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो किया जाना था, या इस सरकार में उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है? सही बात है। देखिए, एक महिला होने के नाते और चूँकि हमें शुरू से ही शिक्षा पे लगाव रहा है, तो हम कोशिश किए थे कि ग्रास रूट से जो समस्याएं आएँ, क्योंकि हमने समस्याओं को काफ़ी करीब से देखा था। हमारा एक शौक़ बोलिए या जो भी बोलिए, स्कूलों में जाना, वैसे जगह में जाना जहाँ पर कि बच्चों को कोई दिक्कत हो रही है, तो किस कारण से दिक्कत हो रही है। हम राजनीति में नहीं थे, फिर भी हम वैसे माहौल में जाते थे। तो हम ग्रास रूट से चाहते थे कि कुछ बदलाव हो, जिससे कि हमारे बच्चों को मजबूरी में उच्च शिक्षा या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। और ऐसा ही सोच करके हमने काम करना शुरू किया था। और सच्चाई आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम कोडरमा, जहाँ से हम आते हैं, जहाँ से चुन करके जनता हमें भेजती है, तो वहाँ पर भी ये स्थिति थी कि वहाँ के भी बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो कई बार जो मेधावी और गरीब बच्चियाँ होती थी विशेषकर, उनको अपनी पढ़ाई को बीच में रोक करके अपने जो मन में भी है कि हमें आगे बढ़ना है, लेकिन वो नहीं बढ़ पाती थी, क्योंकि अभिभावकों के पास में उतने पैसे नहीं हो, उतने संसाधन नहीं है। तो इस चीज़ को हमने महसूस किया था और इस कारण से हमने कोशिश किया कि हमारे कोडरमा को भी और पूरे झारखंड में ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिससे कि हमारे बच्चों को मजबूरी में उच्च शिक्षा या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बाहर जाना नहीं पड़े। और आज हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कोडरमा को एजुकेशन हब के रूप में जाना जा रहा है। वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के हर एक ब्लॉक में, हम डोमचांच की बात करें, मरकच्चो की बात करें, सतगावा की बात करें, जयनगर की, चंदवारा की, हर एक जगह में डिग्री कॉलेज हमने खोलने का काम किया। और साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज से लेकर के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय लाने का काम वहाँ पर। मेडिकल कॉलेज भी निर्माणाधीन है। हाँ, निर्माणाधीन है अभी, तो आप देख ही रहे होंगे, न्यूज़ में भी आया होगा। तो किसी भी बच्चों को आगे जाने की ज़रूरत नहीं हो मजबूरी में। वहाँ पीजी की पढ़ाई नहीं होती थी, बच्चे हज़ारीबाग आकर के पढ़ाई करते थे। हमारी भी शादी हुई थी तो हम पीजी कर रहे थे। तो हमारे घर ससुराल वालों ने कहा कि हज़ारीबाग जा कर के करा लो। तो हम, चूँकि मैं के रांची में है, तो रांची से पढ़ाई कर रहे थे। तो हमने कहा कि अब 1 साल तो हो ही गया था, उसके बाद शादी हुई थी। तो हमने कहा इसको तो पूरा करेंगे, लेकिन पता नहीं मन में एक भावना आया था कि अगर हमको मौका मिले तो यहाँ पर बच्चों को हम पीजी की पढ़ाई के लिए बाहर जाने नहीं देंगे। और फिर हम जब शिक्षा मंत्री बने तो पीजी की पढ़ाई भी हम कोडरमा में जे कॉलेज में ले गए। और आज हमें खुशी है कि कई जगह शादी ब्याह या कई माहौल में जाते हैं तो वहाँ पर लोग बोलते हैं कि हम जे कॉलेज से पीजी की पढ़ाई करके निकले हैं। तो ये एक सुखद अनुभूति होती है। लेकिन आज के बारे में हम बता रहे हैं। देखिए, सरकार, जनता ऐसा चाहती है जो कि बिल्कुल अच्छे निर्णय ले, एक निर्णायक भूमिका को अदा करे और सकारात्मक परिवर्तन करे, जो अच्छे कार्य हैं उसे आगे बढ़ाए, जो खामियां हैं उसे दूर करके भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं दे, बल्कि जो ईमानदार हैं उनका सम्मान करे। लोगों को ये चाहिए। लेकिन आज हमें कहते हुए काफ़ी दुख भी हो रहा है कि अभी जो आप देख रहे हैं हेमंत सरकार को, तो दुर्भावना से ग्रसित होकर के जो कार्य हमारी सरकार ने किया था, पिछली सरकार ने किया था, वो सारी चीज़ों को ये बंद करने का काम, या तो वहीं पर ब्रेक करने का काम, वहीं पर रोकने का काम किए, जिसका नतीजा हुआ कि शिक्षा में जितना हम लोग आगे बढ़े थे, आज उससे कहीं कई गुने हम आज पीछे चले गए हैं।
आज आप स्थिति देख लीजिए, सिर्फ स्कूलों का रंग बदला जा रहा है, बच्चों के ड्रेस को बदले जा रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की बहाली का कोई कहीं पर भी आप नहीं देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको हम बता दें कि जो मिड डे मील एक केंद्र सरकार की योजना है, और हमारे झारखंड की परिस्थिति कुपोषण से ज़्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं, यहाँ पर बच्चों को एनीमिया पीड़ित होते हैं, तो उन सब के लिए ऐसा ही व्यवस्था है। झारखंड में तो मिड डे मील बहुत ज़रूरी है, वो भी टेंडर के बीच में लटका हुआ था। कई बार हमने प्रश्न किया, चालू कराया गया, मिड डे मील आपका अधर में लटक के रह गया। साइकिल जो कि पगडंडियों में आप देखते होंगे, बच्चियों को विशेषकर जब चल करके आती है तो काफ़ी सुखद अनुभूति होती है, वो टेंडर में फंसा हुआ है। बच्ची 8वीं से 9वीं चली गई, 9वीं से 10वीं चली गई, लेकिन साइकिल अभी तक उनको मिला नहीं है। आप आंगनबाड़ी ले लें, आंगनबाड़ी में हम जो 0 से 3 साल 4 साल के बच्चे रहते हैं उनको हम भेजते हैं। वहाँ व्यवस्था हम लोगों ने इतनी अच्छी की थी कि वहाँ पर बैठने से लेकर के पढ़ने की सारी व्यवस्थाएं, आंगनबाड़ी को मॉडर्न आंगनबाड़ी हम लोगों ने बनाने का काम किया था, लेकिन वहाँ पर भी पोषाहार की राशि अभी तक नहीं पहुँच पाई है। अब आप बताइए, बेचारी जो वहाँ पर दीदी लोग हैं, वो लोग कहाँ से कर्ज ले करके आएंगी और कैसे वहाँ पर बच्चों को खाना दे पाएंगे। वहाँ धात्री महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती है, उनको पोषाहार मिलता है, बच्चों को पोषाहार मिलता है, लेकिन सब कुछ बंद के कगार पे है। तो अभी केंद्र के द्वारा 81 करोड़ से अधिक लोगों को लगातार अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, परंतु ये सरकार ग्रीन कार्ड बनाने का काम की, परंतु 6 महीने से 8 महीने हो गए ग्रीन कार्ड धारियों को अभी तक किसी प्रकार का राशन नहीं मिला है। लेकिन इन आप जो बता रही तमाम खामियों के बारे में आप इशारा कर रही हैं, तो विपक्ष का काम है कि इस पे मुखर रहना, विरोध करना, प्रदर्शन करना, तो उसमें कहीं आप लोग ढीले पड़ रहे हैं क्या? देखिए, आप मुखर वहाँ होइएगा जहाँ पर कोई सुने जी। हम लोग तो लगातार मुखर हैं, लेकिन एक कहावत आपने सुना होगा, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फ़ायदा। तो आप कुछ भी कहें, आप देखे होंगे अभी चूंकि बजट सत्र चल रहा है तो सदन के अंदर में भी चिल्ला चिल्ला करके हम लोग कहते हैं, लेकिन वहाँ पर सुनने वाली ये सरकार नहीं है। वो सिर्फ अपना खाना पूर्ति कर रही है, सिर्फ अपने एक एक दिन को वो काटने का काम कर रही है, और सच्चाई ये है कि अपने कुर्सी को बचाने का काम कर रही है। एक हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं जो कि सुन करके आप भी ताज्जुब कर जाएंगे। अभी जो स्थिति है शिक्षा की, वो हम बता दें। जैसे हम लोगों ने नियोजन नीति बनाया था जी, और उसके तहत 1 लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार दिया, और हमें लगता है 3.5 लाख से अधिक लोगों को निजी क्षेत्र में भी रोजगार देने का काम किए। अभी ये सरकार उस नियोजन नीति को डायरेक्ट रद्द कर दी। तो हमारा ये कहना है कि अगर आपको कुछ त्रुटियां नज़र आ रही है तो आप उसको संशोधन कर सकते थे, लेकिन इन्होंने रद्द करके नई नियोजन नीति बनाई। 1932 को लाने के लिए इन्होंने कार्य किया, एक दिन विशेष सत्र बुला करके और लाया। हम लोगों ने भी समर्थन किया, चलो भाई ठीक है, झारखंड के लिए आप कर रहे हैं। अब ये सरकार बोल रही है कि नहीं, 1932 तो हम नहीं दे सकते हैं, 2016 के पूर्व की जो नीति है उसे हम लागू करेंगे। अब जो झारखंड के नौजवान हैं वो उहाफों की स्थिति में है, वो सड़क पे उतर आए हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि भाई हम लोगों को बताइए कि हमारा भविष्य कहाँ है। आप देखिए कि 3.25 साल से ज़्यादा ये सरकार के हो गए। 3 साल में तो एक छोटा बच्चा जो जन्म लेता है वो भी दौड़ पड़ता है, ये सरकार अभी चलना शुरू नहीं की है। तो ऐसी स्थिति में आखिर सरकार क्या जवाब दे रही है, क्या जिम्मेवारी ले रही है? हम लोगों ने एक प्रश्न किया कि केवल आप कम से कम हम लोगों को बताएं कि हम बाहर जा कर के आज के नौजवान को क्या बताएं कि आपका भविष्य कहाँ पर है, कौन सी नीति लागू होने वाली है। इस बात को हम लोगों ने पूछने का काम किया। ये सरकार उससे भागती रही, चर्चा से भागती रही। हम लोगों ने सुचारू रूप से सदन चलाने के लिए प्रयास किया, परंतु नहीं निभाया। एक आंकड़ा हम आपको देना चाहते हैं, बहुत छोटा सा, उसको देख करके आप तज्जुब करेंगे। मतलब आज नौजवानों के साथ किस प्रकार का खेल ये सरकार कर रही है, सो हम 1 मिनट में आपको बताते हैं। आप अभी देखे होंगे कि शिक्षा का स्तर को बिल्कुल आगे हटा दिया, मतलब बिल्कुल गिरा दिया गया है। जो इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों का ग्रेड पे 4200 था और स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का ग्रेड पे 4600 था,
और इसके तहत यहाँ पर कई सारे शिक्षक, हजारों शिक्षक आज कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें, आप अपने दूरदर्शन के माध्यम से लोगों को बताएं, आज ये सरकार इसे घटा करके, आपने सुना नहीं होगा कि कोई ग्रेड पे को घटाता भी है। ये हेमंत सरकार ग्रेड पे को घटा करके इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों का अब ग्रेड पे 2400 कर दी, और जो स्नातक प्रशिक्षित है उनका 2800 कर दी। अब आप बताइए कि जब आप उसको गिरा देते हैं, घटा देते हैं, तो आपको कोई भी नौजवान चाहेगा कि हम शिक्षक बने? हमने सुना है कि उसकी वृद्धि होती है, आज 1%, 2%, 5%, 10% होता है। ये कहा जाता है कि जगन्नाथ महतो वो टाइगर आदमी, उनको सब लोग नवाजते हैं, टाइगर है टाइगर है। तो इस शिक्षा मंत्री का भी तो काम है कि इस पे नहीं। देखिए, हम दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए, बेचारे आज वो स्वस्थ हो जाए, हम उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वो तो बीमार हैं, परंतु उच्च शिक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। अच्छा, तो कम से कम सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं तो पहले हमें शिक्षा में ध्यान देने की आवश्यकता होती है। लेकिन पता नहीं, ये सरकार शिक्षा को एकदम एक कोना में रख दी है। अब अल्प वेतन जब मिलेगा तो आज के नौजवान क्यों उसको ढूंढेंगे भाई, क्यों वो शिक्षक बनना चाहेंगे? आज आप झारखंड के नौनिहालों के साथ भी आप कहीं ना कहीं उनके साथ भी ठगने का काम कर रहे हैं, उनको भी कटघरे में खड़े रखने का काम कर रहे हैं। आज यहाँ के नौजवान के साथ तो आप खेल रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी आप खेल रहे हैं। इतनी बड़ी मजाक, इतनी बड़ी कार्य, आप समझ सकते हैं कि वेतन को कोई आगे बढ़ाता है। यहाँ 7वें वेतनमान से 8वें वेतनमान की बात होती है, यहाँ आप उसको बैक ला रहे हैं। नहीं, आपको इतना मिलता था, अब तो हम इतना ही देंगे। ये आपकी हठधर्मिता है। राजनीति को कभी भी शॉर्टकट में नहीं होना चाहिए। ये आप एक सिस्टम से आइए, रोड मैप बना करके आइए और आगे बढ़िए, जो कि क्षेत्र हित के लिए, राज्य हित के लिए हो। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की सकारात्मक सोच नहीं है। सकारात्मक सोच के साथ जब हम परिवर्तन करते हैं तो वो दिखता है। आज गर्व है कि केंद्र की सरकार ने एक सकारात्मक परिवर्तन किया, जिससे कि आज हर एक भारतीय गर्व से सर ऊपर करके रखता है। और जो हमारे विदेशी हैं, जो और भी देश है, वो भारत को एक टकटकी निगाह देखते हैं कि भाई अगर कुछ भी मुसीबत आए, कुछ भी विपत्ति आए, तो भारत हमें मदद करेगा। तो कभी हेमंत जी से बात, मुख्यमंत्री हैं वो, सभी के मुख्यमंत्री हैं, कभी बात नहीं होती कि भाई हम लोग तो इतना बेहतर काम कर रहे थे? जबकि वो हमेशा, मैं जब उनको भाषण उनका सुनता हूँ तो वो बोलते हैं कि ये पुरानी सरकार का जो पाप है वो हम ढो रहे हैं, उसका जो है वो करेक्शन कर रहे हैं। तो कभी बात नहीं हुई कि हेमंत जी इतना अच्छा है था और आप इसको बर्बाद कर रहे हैं? देखिए, हमने तो एक ही लाइन में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कुछ काम ना करें, विशेषकर शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो आप उसमें जो बोया हुआ था, जो फसल लहलहा रहा था, केवल उसको आप काट दीजिए तो उससे ही बहुत बड़ी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल हो जाएंगी। लेकिन ये सरकार तो जो लहलहाती हुई फसल खेतों में थी, उससे काटने से भी नहीं चूक गई और वो फसल वही खेत में झड़ करके गिर गया, खत्म हो गया। इस प्रकार की इस सरकार का कार्य है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इनको किसी भी जनता से कोई लेना देना नहीं। इनको झारखंड के मूलवासी, आदिवासी, वंचित, पिछड़े, शोषित किसी से कोई मतलब नहीं। सिर्फ ये अपनी कुर्सी बचाने का काम कर रहे हैं। कभी बोलते हैं कि हम आदिवासी हैं, हमको लोग बोका बोलता है, मतलब एक इमोशनल बोली जो होता है। आप बजट में देखे होंगे कि हमीन कर बजट बोल करके ये लाए। आपने देखा होगा कि हमीन कर बजट, हम लोग को भी लगा भाई सच में हमीन कर बजट मतलब कुछ अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा। अंदर खोलिए तो लगता है कि वही पुरानी चीज़ों को नए नाम देकर ये लोग उसको आगे बढ़ाने का काम किए हैं। और भाषण तो इतने बड़े बड़े कि लोहे के पेड़ को भी हरे कर देंगे। यहाँ तो पहाड़ को खा के जाया जा रहा है। आप आए दिन अखबारों में देखते होंगे, आपके टीवी चैनल में भी दिखाया गया होगा कि पलामू में 1 दर्जन पहाड़ गायब, दुमका में इतने दर्जन पहाड़ गायब, कोडरमा में गायब। तो ये पहाड़ गायब होते हैं, हमने नहीं सुना था। पहाड़ों के भी पैर होने लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, भ्रष्टाचार चरम पे है। महिलाओं को सम्मान देने के लिए तो बात छोड़ दीजिए, आज महिलाएं कहीं ना कहीं हर जगह अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो ये सरकार आखिर किस क्षेत्र में काम कर रही है? एक छोटी सिंगल उपलब्धि भी अगर हम चाहेंगे तो हमें नहीं लगता है कि ये सरकार कर रही है। और हमारा तो ये सुझाव है। लेकिन आप, मुझे जो लगता है, मैं जो देख रहा हूँ कि
अब मैं चलिए आपकी बात अगर मान भी लूँ कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लेकिन विपक्ष आप लोग भी उसका प्रतिरोध जो है वो नहीं हो पा रही है। आप लोग क्या इंतजार कर रहे हैं कि ये अपने खुद इतना गड़बड़ कर ले कि हमारी फिर वापसी हो जाएगी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कभी भी हम लोग उम्मीद पे नहीं बैठते हैं। हम जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आता है, चुनाव जीतते उसके सुबह से फिर काम में लग जाते हैं और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आज एक न्यूट्रल पर्सन से आप पूछिए, कोई राजनीतिक दल से तो अलग बात है, एक न्यूट्रल पर्सन से पूछिए, बच्चा बच्चा बोलेगा कि हम लोग गलतफहमी में हेमंत सरकार को चुन लिए, उनको हम लोग ले आए, क्योंकि ये सत्ता में आने के पहले इतने सारे वादे, इतने सारे सपने दिखाए, लोगों को लगा कि शायद अगर इसमें से कुछ भी सपना पूरा हो जाए तो हम लोगों का तो भविष्य ही निकल आप जाएगा। सपना का जिक्र किए हैं तो मेरा भी सवाल वही है, क्योंकि कार्यक्रम खत्म करने का वक्त आ रहा है, कि अब आगे क्या सपना है नीरा यादव का, क्या योजनाएं हैं आने वाले दिनों के लिए? देखिए, हमारा एक ही सपना है कि हमने अपने मंत्रिमंडल के कार्य में, जब हमारा कार्यकाल था, जब हम शिक्षा मंत्री के रूप में थे, तो उस समय कई शैक्षणिक संस्थान थे जो कि अब बंद के कगार पे हैं, या तो वो भवन एक वहाँ पर सुंदरता के लिए या वहाँ पर एक ढांचा बन के रह जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि वो सारे जगह चालू हो जाए, क्योंकि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों का एडमिशन हो जाए, बच्चे आना जाना शुरू करें, तो यहाँ का माहौल ही चेंज हो जाएगा। उन डिग्री कॉलेजों में बच्चों का नामांकन हो जाए, जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो हर एक नए ब्लॉक्स में बनाए गए थे, वहाँ पर बच्चियों का, जो गरीब बच्चियाँ हैं, उनका एडमिशन हो जाए, उनको सुचारू रूप से शिक्षा मिले। ये तो राज्य को लेके आपका सपना है, लेकिन बहुत सारे लोग झारखंड में हैं, खासतौर पर भाजपा में, कि जो रांची से दिल्ली की फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं, तो आप उस रेस में हैं कि नहीं? वो है कि मन में कि अभी झारखंड ही? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और शीर्ष नेतृत्व का जो निर्देश होता है बस यही हम उसको पालन करते हैं। मुझे भी इसी जवाब का मतलब उम्मीद था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीरा यादव जी, आप आए हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिए। ये थी नीरा यादव जी। अगले सप्ताह फिर किसी दूसरे शख्सियत के साथ हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।